नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। बहुत स्वागत आप सभी का। कुदरत का अलार्म बज चुका है। इस वक्त आसमान से आफत बरस रही है। लगातार हो रही बारिश ने शहरों से लेकर गांव तक, पहाड़ों तक तबाही मचाकर रख दी है। मैदान से लेकर पहाड़ तक हर जगह पानी है, सैलाब है और तबाही है। देश के बड़े बड़े शहर, जिन्हें हम प्लान्ड सिटीज कहते हैं, जहां करोड़ों की आबादी रहती है, उन शहरों के हालात बेहद खराब हो गए हैं। आज कुरुक्षेत्र में हम आपको इस आसमानी आफत से जूझते हिंदुस्तान की तस्वीरें दिखाएंगे और 3 बड़े सवालों के जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। वो 3 सवाल आपके सामने हम रख रहे हैं। सबसे बड़ा और पहला सवाल हमारा यह है कि हमारे शहरों को क्या हो गया है? ये हमारे शहर डूबते क्यों जा रहे हैं? दिल्ली जैसा शहर, मुंबई जैसे शहर, चंडीगढ़ जैसा व्यवस्थित प्लान्ड शहर, आखिर हर जगह आपको सड़कों पर दरिया बहते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? ये वो शहर है जहां पर राज्यों की राजधानी है। दिल्ली तो देश की राजधानी है। सिस्टम का पूरा तंत्र यहां लगा होता है। संतरी मंत्री सब इन्हीं शहरों में रहते हैं। फिर भी हालात देख लीजिए इन शहरों के। जो लोग रहते हैं बड़े बड़े शहरों में, उनको मालूम है कि आज उनकी क्या हालत है। सोसाइटी का फ्लैट हो चाहे सरकारी बंगला हो, हर जगह पानी घुस चुका है। मंत्री परेशान, अफसर परेशान, आम आदमी परेशान। दूसरा बड़ा सवाल, हमारे पहाड़ों पे क्या सितम हो रहा है इस वक्त? पहाड़ों में हमारे ऐसा कौन सा सैलाब बह रहा है? पहाड़ में पानी आएगा तो जाहिर है नीचे की ओर आएगा, लेकिन पहाड़ में बाढ़ क्यों आ रही है? आप क्यों देख रहे हैं पहाड़ों से ऐसी तस्वीरें जहां पर मकान बह रहे हैं? बाजारों के बीच में आप देखिए ये कैसे पूरा का पूरा जंगल, ऐसा लगता है सैलाब अपने साथ ले आया है। मकान ढह रहे हैं। आखिर ऐसे हालात क्यों बने? टूरिस्ट स्पॉट्स मनाली, शिमला, कुल्लू, मंडी, इन जगहों पर जिन लोगों ने अपनी गाड़ियां खड़ी की, वो सैलाब अब गाड़ियां अपने साथ बहा कर ले गया। आखिर हमारे पहाड़ दरक क्यों रहे हैं? जगह जगह लैंडस्लाइड हर साल क्यों होता है और ये भीषण होता जा रहा है हर वर्ष? और तीसरा बड़ा सवाल हमारा यह है कि आखिर दुनिया के मौसम को क्या हो गया है? आपके बीच में भी आम बातचीत चलती होगी, अरे इस बार गर्मी बहुत पड़ी, अरे इस साल सर्दी बहुत पड़ी, या इस बार गर्मी बड़ी देर से आई, इस बार गर्मी के मौसम में बारिश क्यों हो रही है? ये वो सवाल हैं जिनकी तह में हमें जाना चाहिए। सिर्फ हमारे बीच में बातचीत करने से इसका हल नहीं निकलेगा। इसकी वजह जाननी होगी। ये मौसम इतना बेतरतीब क्यों हुआ चला जा रहा है? आखिर हम ऐसी क्या गलती कर रहे हैं? तो इन तीनों सवालों के जवाब जो है हम आज तलाशने की कोशिश करेंगे। 2 बड़े सीनियर मेहमान हमारे साथ हैं और उनकी बातें आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर चूक किसकी है। सिस्टम की चूक है, सरकारों की चूक है, या हमारी चूक है? हमारे साथ सौम्या दत्ता जी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सौम्या दत्ता क्लाइमेट एक्सपर्ट है। डॉक्टर दत्ता आज आपको बताएंगे हमारे शहरों में क्या कमी है, हम पहाड़ों के साथ अपने कैसा जुल्म कर रहे हैं, और पूरे एनवायरनमेंट के साथ आखिर हमने क्यों बदला लेने की ठान रखी है। और दूसरे हमारे सीनियर मेहमान हैं डॉक्टर सुधीर कृष्णा, फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। डॉक्टर कृष्णा, आपका बहुत स्वागत है सर। बड़ी चर्चाएं आज तो खासकर दिल्ली में हमने देखा, मुख्यमंत्री आए, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा क्या करेंगे अगर इतनी बारिश हो जाएगी, तो वो कोई भी सिस्टम हो, कोई भी सरकार हो, कितनी भी तैयारी कर ले, हम उसका सामना नहीं कर सकते। अब ये क्या कोई बचने का बहाना है या वो हकीकत बयां कर रहे थे? आपकी राय जरूर लेंगे सर। तो सबसे पहले कुछ तस्वीरें आपके सामने हम रखना चाहते हैं। देखिए दिल्ली की तस्वीर है इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। डॉक्टर साहब, ये दिल्ली है, देश की राजधानी है। बड़ी ऊंची गाड़ियां तो शायद आज दिल्ली की मेन रोड पर चल सकती हैं, लेकिन ऑटो हो, 2 व्हीलर हो, वो इस सैलाब को पार नहीं कर सकता। और ये खान मार्केट की तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली जो लोग आते हैं और दिल्ली में जो रहते हैं वो जानते हैं खान मार्केट क्या है। दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में से एक है और सेंट्रल दिल्ली में इसके आसपास सारा सरकारी तंत्र रहता है। हर कोई, दिल्ली के अफसर, दिल्ली के मंत्री, केंद्रीय सरकार के मंत्री, लुटियन जोन जहां प्रधानमंत्री का भी आवास है, जजेस हमारे जहां रहते हैं, वो सब इसके नजदीक है। हालात देखिए जरा यहाँ के, यहाँ का आलम आप देखिए। और यहीं पर जैसा मैं आपसे कह रहा था कि हमारे कई पार्लियामेंटेरियंस भी यहां पर रहते हैं, उनके बंगलों में पानी चला गया। आज वो भी परेशान है। जो हमारे नीति निर्धारक हैं उनके घरों के अंदर पानी चला गया। राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। देखिए तहमत पहनकर उनको बाहर इसलिए निकलना पड़ा, ये उनके घर का लॉन है। उनके घर के लॉन में आप देखिए पानी कहां तक भरा हुआ है। 1.5 2 फीट तक पानी है। और ये अगर आप एक सांसद के घर के अंदर की तस्वीर देख रहे हैं तो आप अंदाजा ही लगा सकते हैं कि जो आम लोग दिल्ली में रहते हैं उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। इस वक्त हर जगह पानी जमा हुआ। ये पानी निकलता क्यों नहीं? पानी है, पानी तो अपना रास्ता बना ही लेता है, तो फिर ये पानी ठहर क्यों जाता है? जहां है वहीं क्यों ठहर जाता है? और दिल्ली में तो नदी बह रही है, यमुना है, एक सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम होना चाहिए, पानी को नदी की तरफ बहना चाहिए। लेकिन ये पानी की निकासी आखिर क्यों नहीं हो पाती है?
और अब देखिए जरा, जो हमारे दिल्ली में बड़े बड़े अफसर जहां रहते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, उनकी जो कॉलोनी है वहां की तस्वीर देखिए आप। तो पानी का जब सितम आता है तो वो ऊंच नीच नहीं करता, भेदभाव नहीं करता। उसे नहीं मालूम है कि ये जज का बंगला है या ये सांसद का बंगला है या मंत्री का बंगला है या बड़े अफसर का बंगला है। बड़े बड़े अफसरों के कमरों में इस वक्त पानी भरा हुआ है और ऐसे में करना क्या पड़ता है सरकारों को? लोगों से अपील करनी पड़ती है, जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले। जरूरत किसको नहीं है? हर आदमी को बाहर निकलना है। आप कहते हैं वर्क फ्रॉम होम कर लें, कितनी जगह वर्क फ्रॉम होम हो सकता है? बारिश की वजह से बच्चों के स्कूल बंद करने पड़े हैं। ये हालात आखिर क्यों बने? और 2 दिन की बारिश में ये हालात, दिल्ली में 2 ही दिन बरसात हुई है, 2 दिन की बारिश में दिल्ली पानी पानी हो गई। तो आखिर इसके पीछे क्या वजह है? अब आपको हम दिल्ली में कितना पानी आया, और दिल्ली में एक जगह है जहां आप हर साल देखते होंगे, पहुंचते हैं हमारे रिपोर्टर्स, हमारे संवाददाता और बताते हैं कि पानी खतरे के निशान के ऊपर चला गया। वो लोहे का पुल, वहां से हमारे सहयोगी शोएब रजा की एक रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद इन तस्वीरों पर हमारे एक्सपर्ट्स की राय हम लेंगे। 5.3 जो खतरे का निशान है वो यमुना का है। इस वक्त हम जो लोहे का पुल है, दिल्ली का पुराना जो लोहे का पुल है उसके नीचे है, और बहाव देखिए यमुना का किस कदर तेज़ है। और जिस तरह से हथनीकुंड बैराज से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है, ये लोग अपना जो सामान है वो लेकर यहाँ से अब धीरे धीरे जा रहे हैं। उधर देखिए सामान, वो जो सामान है वहाँ पर रखा हुआ है वो लोग भी लेकर जा रहे हैं। सबको यहाँ से हटने के लिए कह दिया गया है, क्योंकि रात के वक्त पानी इसको पार कर जाएगा, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी जो छोड़ने का सिलसिला है वो जारी है। मौसम विभाग की तरफ से भी लगातार चेतावनी दी गई है कि जो बरसात है वो अभी 1-2 दिन और जारी रहेगी। कल भी हमने जो भारी बारिश है वो देखी, और लगातार जो यमुना के किनारे वाले इलाके हैं, जो बस्तियां हैं दिल्ली में भी, उनको भी ये कह दिया गया है कि एहतियात बरत। लोगों से एहतियात बरतने के लिए कहा जाता है। बारिश होती है, हर साल हम यही तस्वीरें देखते हैं। अब देखिए, खासकर वो लोग जो लो लाइंग एरियाज में हैं, नदी के किनारे बसे हमारे इलाकों में रहते हैं, वहां पर लोगों को, और उनके पास कोई चारा नहीं है, वो उनका घर है, वहां से कहां जाएंगे? लेकिन उनको हटाने के लिए हर बार मुनादी करनी पड़ती है। देखिए मनीष प्रसाद की एक रिपोर्ट। सभी लोगों को सूचित किया जाता है। हम इस समय यमुना नदी पर हैं और वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है हथनीकुंड बैराज से। जैसे ही पानी रिलीज किया गया उसके बाद से लेकर अभी तक पल्ला गांव, जो कि वजीराबाद से पहले पड़ता है, वहां से लेकर ओखला बैराज तक, यानी सोनिया विहार, पुश्ता, आईटीओ, इन सभी एरियाज में जितने भी लोग हैं, ये एक रिवर बेड होने के साथ साथ यहाँ पर कई लोग खेती करते हैं, और करीबन 40,000 ऐसे लोग हैं जो सीधा असर जिनके ऊपर पड़ेगा। इसीलिए बोट क्लब ने करीबन 41 बोट्स को स्टैंड बाय पे रखा है, तैराक स्टैंड बाय पर हैं, और सभी लोगों को हिदायत दी जा रही है। अब जरा हम दिल्ली की तस्वीरें इसी स्क्रीन पर लेते हैं। मैं चाहूंगा डॉक्टर दत्ता से कि हमें जरा बताएं कि सर, ये पानी जो है हमारे शहर में जम क्यों गया? दिल्ली के अंदर ये नदियां क्यों बनी हुई है? पानी क्यों नहीं निकल रहा है? देखिए, ये जो आप देख रहे हैं आज जो स्थिति, और ये सिर्फ कोई वन ऑफ काइंड नहीं है, पहले भी हो चुका है। इसका 3 कारण है। एक तो जब आपको बहुत भारी बारिश होगा कहीं भी, जैसे दिल्ली में जो मौसम विभाग का आंकड़ा है उसमें, जिसको वेरी हैवी रेनफॉल बोलते हैं, एक्सट्रीमली हैवी नहीं हुआ है, तो उसके 2-3 घंटा पानी जमा हो सकते हैं, पानी निकल जाना चाहिए। लेकिन उसको कुछ कंडीशन होता है। एक, दिल्ली काफ़ी बड़ा शहर है। दिल्ली में यदि हम इतनी जगह, जिस ग्रीन एरियाज था, जो पार्क्स था, सड़क का किनारे खुला एरिया था, जो घरों का चारों तरफ खुला ग्रीन एरिया था, जो मिट्टी था, ग्रीन छोड़ दीजिए, मिट्टी था, दिल्ली पिछले 25-30 सालों में इतनी ज़्यादा कॉन्क्रीटाइज्ड हुआ है, जो पानी जो गिर रहा है, जो पानी आ रहा है, उसको नीचे ज़मीन में जाने का जगह बहुत कम हो चुका है। तो पूरा पानी निकलने का भरोसा ड्रेनेज और यमुना। अभी दूसरा कारण, मतलब धरती तो पानी सोख नहीं पा रही, सोख हर जगह हमने थे। हर जगह कंक्रीट लगा दिया। कंक्रीट लगा के हमने कम से कम 40% से 50% जगह कंक्रीट लगा के ढक दिया, तो पानी जमीन का नीचे जो सूख जाता था, माने एब्जॉर्ब करता था, पानी पर्कुलेट करता था, वो नहीं हो पा रहा। तो नालों में क्यों नहीं जा रहा पानी? वो पानी नालों में जा रहा है। अभी नालों में दिल्ली का, हमने कुछ साल पहले दिल्ली का एक स्टडी किया था। दिल्ली का पूरा जो ड्रेनेज सिस्टम है उसका 100% मैप दिल्ली में नहीं है, बहुत पुराना ड्रेनेज सिस्टम है। तो दिल्ली का जो ड्रेनेज सिस्टम का नक्शा ही नहीं है हमारे पास। 100% एरिया का नक्शा पूरा नहीं अवेलेबल है। तो दिल्ली, क्योंकि दिल्ली का बहुत पुराना ड्रेनेज भी है,
ये अंग्रेज जमाना से भी ड्रेनेज सिस्टम है, तो उसका सही ढंग से स्टडी करके कहाँ कमी है। एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल जो 205 मिलीमीटर एक दिन में उससे ज़्यादा होने से कितना ड्रेनेज चाहिए, ऐसे कोई स्टडी दिल्ली में होता नहीं है। तो आप दिल्ली के भारी बारिश के लिए आप तैयार नहीं है। ठीक है। तीसरी कारण, यमुना हमारे सबसे बड़ा ड्रेनेज चैनल है दिल्ली के लिए, यमुना। अभी यमुना में आप देखिए पिछले काफ़ी सालों से यमुना का जो फ्लड प्लेन है, जो 3 किलोमीटर, कहीं 4 किलोमीटर, कहीं 2.5 किलोमीटर, उसके ऊपर एनक्रोचमेंट बढ़ते गया, सरकारी एनक्रोचमेंट बड़े बड़े स्केल पे। ठीक है। ये जो एशियन गेम्स का जो एशियन गेम, ये जो लास्ट जो एशियन गेम्स विलेज जो था, कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज, वो आया यमुना के ऊपर। अक्षरधाम टेम्पल वो आया यमुना फ्लड प्लेन का ऊपर। बहुत सारे रोड का साइड है यमुना का फ्लड प्लेन का ऊपर। तो यमुना का जो कैरिंग कैपेसिटी था हमने उसको कम करते गया। तो एक खबर मैं दे दूं, दिल्ली की इस बाढ़ आप कहिए या दिल्ली में मौसम से जो बारिश से जो हालात बने हैं, दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है यमुना का जलस्तर। शाम 5 बजे तक का जो लेवल है वो खतरे के निशान के ऊपर इस वक्त बह रहा है। तो दिल्ली वासियों के लिए ये एक बड़ी खबर है कि खतरे के निशान के ऊपर यमुना का जलस्तर पहुंच चुका है। और इसका मतलब सीधा ये होता है कि अब यमुना के खतरे के निशान से ऊपर पानी का मतलब अब वो यमुना के बैंक्स को, किनारों को ब्रीच करेगा, अब वो वहां से आगे बढ़ेगा। अब यमुना अपने साथ पानी को बहने अब नहीं ले जा सकती है, तो जाहिर है फिर वो पानी शहर के अंदर घुसेगा। तो ये इस वक्त खबर में मिल रही है दिल्ली से, यानी परेशानी अभी और बढ़ सकती है। और आगे अगर और बरसात हो गई तो आप समझ सकते हैं ये दो खतरे आपस में मिल जाएंगे। डॉक्टर शास्त्री, डॉक्टर कृष्णा, माफ कीजिएगा, डॉक्टर कृष्णा, सब सारे सरकारें जो है वो हमें यही जवाब देती हैं कि भाई इतनी बारिश हो गई दिल्ली में। मुख्यमंत्री ने कहा दिल्ली का जो सिस्टम है वो 50 mm बरसात झेल सकता है 24 घंटे में, या 150 mm बारिश हो गई, तो हम क्या कर सकते हैं? अब ये बहाना है या असलियत है? देखिए, दिल्ली के लिए एनसीआर रीजनल प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है। खुशी की बात ये है कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड है, लेकिन ड्रेनेज प्लान फॉर द एनसीआर, क्योंकि ये दिल्ली के फ्लडिंग की समस्या केवल दिल्ली में ही उलझी हुई नहीं है। दिल्ली में पानी बाहर से आता है और दिल्ली का पानी दिल्ली के बाहर भी जाएगा, तो इसलिए रीजनल प्लान की बहुत ज़रूरत है। और इस समय वॉर फुटिंग पर रीजनल प्लान फॉर ड्रेनेज, हम बहुत तरह के रीजनल प्लान बना रहे हैं। रीजनल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बन रहा है, रीजनल रैपिड रीजनल ट्रेन सर्विस भी बन रही है, एक्सप्रेसवे बनेंगे दिल्ली मेरठ के बीच में, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन इन सब से अधिक ज़रूरी है जो हम प्लानिंग करते हैं शहरों की और रीजन की, उसके लिए लेयर्स होती हैं। सबसे पहला लेयर है वो ड्रेनेज प्लान, नंबर 2 लेयर है ट्रांसपोर्टेशन प्लान, नंबर 3 लेयर है हैबिटेशन प्लान, उसके बाद जो है बिजनेस प्लान और वगैरह वगैरह। लेकिन हम ड्रेनेज प्लान पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ड्रेनेज है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बन के रह गया है। ड्रेनेज हैज़ टू बी गिवन द स्टेटस ऑफ ए प्लानिंग एक्टिविटी फर्स्ट एंड देन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। उसका नतीजा क्या हो रहा है कि अगर ड्रेन को 90% काम हो गया या 95% सिविल वर्क हो गया तो ये माना जाएगा कि काम हो ही चुका है, लेकिन वही 5% जो है वो बाधा बन के पानी को रोकता है। तो ड्रेनेज प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। और सर मेरा सवाल आपसे ये है, अब ड्रेनेज प्लान बनेगा, मैं पढ़ रहा था एक रिपोर्ट की दिल्ली में एक ड्रेनेज का, सीवेज का मास्टर प्लान बनाने की बात हुई थी और उसका जिम्मा आईआईटी दिल्ली को दिया गया। ये 2018 की बात है और आईआईटी दिल्ली ने अपनी रिपोर्ट बना करके, प्लान बना करके दिल्ली की सरकार को दे भी दिया। उसके कहा गया कि ये आपका बड़ा किताबी किस्म का मास्टर प्लान है, ये इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। अब जो एक्सपर्ट्स का बनाया प्लान है वो आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे फिर हम? नहीं सर, वो ये क्या है कि एक्सपर्ट के बनाए प्लान को रिव्यू किया जा सकता है। जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, जो एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के लीडरशिप में टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट हैं और भी डिपार्टमेंट हैं, सब बैठ के वो रिपोर्ट जो आईआईटी की है उसको आधार बनाकर उसमें तब्दीली भी की जा सकती है। ऐसा कोई नहीं कि उन्होंने दे दिया तो आइदर यू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट, ऐसा कुछ नहीं है। उसको अमेंड करके उसको बाकायदा अडॉप्ट करना चाहिए। अब मुझे तो ये कहना है कि हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, ये समस्या
लगभग लगभग हर एक शहर में है। तो एक नेशनल मिशन जारी करने की जरूरत है, नेशनल मिशन फॉर ड्रेनेज प्लानिंग, इसकी बहुत बहुत जरूरत है। आपने मुझे मेरी अगली तस्वीर पर आने का इशारा कर दिया। बिल्कुल ठीक आपने कहा, ये दिक्कत केवल दिल्ली की नहीं है। मैं आपको चंडीगढ़ की तस्वीर दिखाता हूं। चंडीगढ़ को हम सब मानते हैं हिंदुस्तान की शायद सबसे मॉडर्न सिटी है, सबसे वेल प्लान्ड सिटी है। सेक्टर्स का कॉन्सेप्ट, जहां पर रिहायशी इलाका अलग होगा, आपके शॉपिंग सेंटर्स अलग होंगे, आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर अलग होगा, आपके कमर्शियल एरियाज अलग होंगे, ये सब कुछ चंडीगढ़ में था। और ये है आपके लिए चंडीगढ़। ये चंडीगढ़ की तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं। सड़कें टूटी हैं, सड़कों में कुएं बन गए हैं, ऐसा लग रहा है। ये देखिए, पेड़ दरकते हैं, सड़कें धंस जाती हैं, और इसी तरह आपको जगह जगह पानी खड़ा हुआ नजर आएगा। तो ये कम से कम उम्मीद आप चंडीगढ़ जैसे शहर से नहीं करते हैं, जो एक वेल प्लान्ड सिटी हम मानते हैं। दत्ता साहब, मतलब वो अब हर जगह वही एक्सक्यूज है हमारा कि ये तो उतनी आबादी के लिए बनाया था शहर, आज आबादी इतनी हो गई है। नहीं, हमारे एक प्लानिंग का ना, जो ये सभी बोल रहे हैं, प्लानिंग का एक कमी है। हम आज के दिन का जो स्थिति है, जितनी लोग है, जितनी सड़क है, उसके ऊपर आज प्लानिंग शुरू करते हैं। जबकि जब 20 साल बाद तैयार होगा, तब जनसंख्या भी बढ़ जाएगा, सड़क भी बढ़ जाएगा, बिल्डिंग्स भी बढ़ जाएगा, शहर का कैरेक्टर बदल जाएगा। ये देखिए सर, तो वो प्लानिंग हम नहीं करते हैं। नहीं, अब ये हालात तो ये तो कोई इमेजिन नहीं कर सकता ना, जिसने शहर बनाया था, कि गाड़ियां डूब जाएंगी। चंडीगढ़ के लिए नहीं होना चाहिए था। दिल्ली में तो लैक ऑफ प्लानिंग, दिल्ली में उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। दिल्ली का जो स्थिति क्या हो सकता है, उसका सही आकलन बहुत साल से हुआ ही नहीं। यदि IIT का प्लान में सारे कुछ है तो अच्छा है, और वो यदि मॉडिफाई करके भी इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू हो, लेकिन उसमें समस्या वही होगा। आज के दिन का स्थिति देख के अभी प्लान करेंगे तो 20 साल बाद जब ये कंप्लीट होगा, काम होगा उम्मीद करके, तब शहर बदल चुका होगा, तब और कुछ जरूरत तो आपको आज से 50-100 साल आगे का आज से 50 साल का आगे का प्रोजेक्शन करके सारे दुनिया का सारे मॉडर्न शहर में 50 साल पहले का आगे का प्रोजेक्शन। आप चंडीगढ़ से उम्मीद नहीं करते ये हालात होंगे? चंडीगढ़ में तो उम्मीद नहीं था इतना। चंडीगढ़ में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का ये हुआ है, करीब जो मैंने पढ़ा था 290-300 का mm का हुआ था। तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चंडीगढ़ में पानी जमना, रास्ते में पानी का नदी बन जाना, ये सब हो सकता था, लेकिन ये स्थिति उम्मीद नहीं। ये सोसाइटीज हैं, सोसाइटीज के अंदर गाड़ियां जो है शीशे तक बिल्कुल डूबी हुई हैं, कई कई जगह तो केवल गाड़ी की छत दिखाई देती है। ये चंडीगढ़ की किसी रेजिडेंशियल कॉलोनी की तस्वीर है इस वक्त जो आप देख रहे हैं। अगर चंडीगढ़ नहीं, जी सर, चंडीगढ़ नहीं, आप मुंबई को देखिए। कुछ साल पहले मुंबई याद कीजिए, चेन्नई याद कीजिए, जब शहर में भारी बारिश होता है, सब इतना पानी जमते हैं जो बिजनेस ठप हो जाते हैं। मुंबई में याद करिए 2005 का 1000 लोग मरे थे। बिल्कुल मुंबई जैसे शहर में। उसके ठीक 10 साल बाद चेन्नई में हुआ था। गाड़ी में बैठे बैठे लोगों की जान चली गई थी। बेंगलोर में 1.5 साल पहले यही हालत था। तो ये जो हमारा शहर का लैक ऑफ प्लानिंग और लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, जिस शहर में कितना पानी कहां से जाएगा, आप सारे जगह में पानी चलने का रास्ते में आप सो कॉल्ड डेवलप्ड एरिया कर रहे हो, वहां कॉलोनीज बना रहे हो, हाँ, वहां बंद कर रहे हो। तो कैसे पानी प्रॉब्लम पे बात की, मैं सोल्यूशन पे आऊंगा। कुछ और तस्वीरें हम दिखा दें। डेरा बस्सी की तस्वीर, पंजाब का ही डेरा बस्सी है, वहां की तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। ये देखिए, गाड़ियां पूरी तरीके से डूबी हुई हैं। ये डेरा बस्सी में जो है आपको हम वहां के हालात दिखा रहे हैं। दिल्ली, पंजाब। अब जरा गुजरात की तस्वीर भी आप देख लीजिए। गुजरात के अंदर इस वक्त क्या हालात हैं। ये गांधीनगर की तस्वीर है। जैसा मैं अभी कह रहा था कि चंडीगढ़ को हम मानते हैं एक प्लांट सिटी, गांधीनगर भी ऐसा ही शहर माना जाता है, नया शहर है। और वहां पर आप देखिए, ये सरकारी इमारतें हैं, डूबी हुई हैं पूरी तरीके से, आपको लोग चलते हुए नजर आ रहे हैं। गांधीनगर जैसे शहर में भी आपको यही हालात देखने को मिल रहे हैं। गांधीनगर और अहमदाबाद दोनों ट्विन सिटीज हैं, और ज्यादा जो आबादी है वो अहमदाबाद में रहती है। गांधीनगर तो आप ये भी नहीं कह सकते कि बेतरतीब बसा हुआ है, लेकिन वहां भी ऐसे हालात क्यों? देखिए, यही मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत भारी बारिश होगा तो थोड़ी देर के लिए पानी सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, यूरोप का शहर में भी जम सकते हैं, आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए। लेकिन यदि आपको ड्रेनेज ठीक है तो आप वो पानी निकल जाएगा। वो हमारा प्लानिंग में नहीं है। और ये प्लानिंग शहर का ग्रेडियंट हम जानते हैं, मैक्सिमम कितना बारिश के लिए हम एंटिसिपेट करेंगे वो हम सही माप सकते हैं। तो कितना पानी, कितना ग्रेडियंट, कितना जोर जाएगा, कहाँ से निकलेगा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये करना चाहिए, ये होता नहीं है। एक बार जरा निर्णय कपूर, हमारे सहयोगी जो गुजरात से आपको खबरें दिखाते हैं, उन्होंने यही गांधीनगर से एक रिपोर्ट भेजी है। आप देखिए, गांधीनगर जैसा शहर भी कैसे इस वक्त
ये बारिश का सितम झेल रहा है और जगह जगह वाटर लॉगिंग से कैसे परेशान है। गुजरात में एक बार फिर अब भारी बरसात का दौर शुरू है और इस बार देख रहे हैं कि सौराष्ट्र कच्छ के इलाके के साथ साथ उत्तर गुजरात के इलाके भी प्रभावित हो रहे हैं। बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली और गांधीनगर जैसे जो इलाके हैं वहाँ पर भी भारी बारिश हो रही है। पिछले 2 दिनों से, पिछले 24 घंटों में ज़्यादा बरसात हुई है। स्कूल है वहाँ आप देखिए थोड़ा वो ऊंचाई पे होगा, लेकिन वहाँ जो जाने का रास्ता है यही पूरी तरह अगर डूबा हुआ है तो बच्चे स्कूल में कैसे आएंगे। इसी वजह से यहाँ पे स्कूल में आज छुट्टी जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है। तो ये आप गुजरात के हालात अभी इस वक्त आप देख रहे हैं, तो हम टाउन प्लानिंग को जिम्मेदार माने या आज जिस तरीके का इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है उसको जिम्मेदार माने। सर, ये भी डॉक्टर कृष्णा कहा जा रहा है कि हमारे शहरों के अंदर जो अनधिकृत कॉलोनीज हैं, अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, वो बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं और उसका मकसद जो है वो हल यूं हो जाता है शायद पॉलिटिशियंस के लिए कि कोई आदमी ये नहीं चाहता कि वहां कोई कार्रवाई की जाए। इमारत बन जाती है, बाद में हम देखते हैं कि नाली कहां बनानी पड़ेगी और उसको फिर सरकारें जो है ऑथराइज कर देती हैं, उनको लीगलाइज भी कर देती हैं। देखिए, फ्लड प्लेन पर कंस्ट्रक्शन, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन, स्लम डेवलपमेंट, उसको हटाना, आपने कहा कि ये चुनौती है, लेकिन बहुत अच्छे उदाहरण भी हैं जहां फ्लड प्लेन से अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन, कॉलोनी, स्लम को हटाया गया। और वो उदाहरण उसी शहर से है जहाँ की वन ऑफ द सिटीज जहाँ की आप पिक्चर दिखा रहे हैं, यानी अहमदाबाद की। अहमदाबाद में साबरमती नदी, साबरमती आश्रम के पीछे यदि आप कोई 20 साल पहले वहाँ गए हो तो 10,000 से अधिक हटमेंट्स वहाँ थे अनऑथराइज्ड, और हमने तो उसकी स्टडी करके रिपोर्ट बना रखी है। और गुजरात सरकार ने, जो अभी के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने इतनी अच्छी योजना बना के वो 10,000 परिवारों को रिलोकेट किया, रिहेबिलिटेट किया। मैंने वो भी देखा है जहां वो जाके रिहेबिलिटेट हुए हैं। साबरमती नदी में स्वच्छ पानी भरा गया, अब आप देखें कितना सुंदर बन गया है वो। और जो लोग रिहेबिलिटेट हुए हैं वो खुशी से रह रहे हैं, उसमें तरह तरह की एक्टिविटी के लोग थे, ऑक्यूपेशन के लोग थे, उनको अच्छे घर दिए गए हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि लेकिन सर, इसको दिल्ली में कैसे करेंगे आप दिल्ली को समझते हैं, इसको दिल्ली में करना लोग तो कहते हैं आधी दिल्ली अनऑथराइज्ड है। जी, आधी दिल्ली अनऑथराइज्ड सही है, लेकिन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के कॉम्प्लेक्सेस बना के वहां पर लोगों को रिलोकेट किया जा सकता है। ये इन सीटू रिडेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सी जगहों पे नहीं चल सकता, क्योंकि वो फ्लड प्लेन है, तो वहाँ पर कुछ भी करना संभव नहीं है। वहाँ पर जो बैठे हैं उनको हटाना ही पड़ेगा। जैसे साबरमती में हटाया गया, उनको हटाया गया, और ऐसे हटाया गया कि मैं उनसे मिला भी, जो रिहेबिलिटेट हुए हैं उनसे भी मिला मैं, वो सभी खुश हैं। तो हमारे पास एक मॉडल उपलब्ध है, अगर हम उसको, और ऐसे और भी एग्जाम्पल होंगे, तो उसको अगर हम करें, लेकिन विल पावर चाहिए। अगर राज्य सरकारें और उनके अधिकारी मन बना लें तो जनता के साथ मिलके निश्चय रूप से कोई अपना घर छोड़ के और अच्छे घर में जाने को, घटिया घर छोड़ के अच्छे घर में जाने को तैयार होगा ही, लेकिन उसको समझाना पड़ेगा, उसकी समस्याओं को सुनना पड़ेगा, सुलझाना पड़ेगा। नीति नियम है, योजनाएं हैं, और अच्छी बात यह है कि आज के समय में पैसे की भी कमी नहीं है। जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं और राज्य सरकारें हैं उनके पास लगभग अच्छी खासी रकमें हैं, क्योंकि आर्थिक प्रगति हुई है देश में, टैक्स के रूप में और नॉन टैक्स रेवेन्यू के रूप में सरकारों के पास बड़ी बात कह रहे हैं आप, कह रहे हैं पैसे की कमी नहीं है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के पास, एक इच्छा शक्ति की जरूरत है। वो विल पावर अगर हो, आपने उदाहरण दिया जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वहां करके दिखाया है उन्होंने, वो काम क्यों नहीं हो सकता अगर हमारे सामने एक मॉडल ऐसा है तो। एक बनासकांठा की तस्वीर हमारे पास और है, जरा उसको भी देख लीजिए आप। गुजरात की तस्वीर, एक और तस्वीर, बनासकांठा में भी कुछ यूं ही हालात बने हुए हैं। स्कूल की बिल्डिंग है, स्कूल में पानी भर गया। ये तो आप जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं वो भी लोग समझ रहे हैं इस वक्त कि दिल्ली में भी स्कूल बंद करने की नौबत आ गई। हालांकि यहां वजह ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा बनती है, क्योंकि सड़कों पर पानी इतना होता है कि जहां तहां बसेस भी बंद पड़ जाती हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं काम करता। साबरकांठा में आप देखिए स्कूल के अंदर ही पानी चला गया है, तो यह हालत वहां इस पर बनी हुई है। एक और रिपोर्ट है निर्णय कपूर की, उस पर नजर डालते हैं। जनजीवन पूरी तरह असामान्य हो गया है। मैं आपको बता दूं, इस वक्त हम साबरकांठा जिले के तलोद में हैं। ये वो इलाका है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में, करीब 10 इंच से ज़्यादा बारिश हुई है। और उसका आप देखिए नज़ारा क्या है। ये पूरा जो एक स्कूल में हम तलोद के
सीडी पटेल हाई स्कूल, और आप यहाँ पे देखिए पूरा स्कूल जो है वो एक बड़े तालाब में परिवर्तित हो गया है। और यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो पानी है वो यहाँ से अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा, क्लासरूम हालांकि सारे जो हैं वो लॉक कर दिए हैं, लेकिन पानी जो है वो क्लासरूम के अंदर तक चला गया है। और जिस प्रकार से अभी चेतावनी जो है वो दी गई है मौसम विभाग द्वारा, अगले 24 से 36 घंटे जो हैं इसी प्रकार से भारी रहेंगे। अभी भी आप देखिए बरसात यहाँ रुकी नहीं है, लगातार पिछले 12-13 घंटों से यहाँ पे बरसात जारी है। हालांकि अभी बरसात थोड़ी मध्यम हुई है, धीमी हुई है, लेकिन अगले 24 से 36 घंटों तक इसी प्रकार से भारी बारिश इस इलाके में होगी। तो अभी हमने अपने पहले सवाल का एक उत्तर जानने की कोशिश की कि हमारे शहरों में इतना पानी क्यों जम रहा है, ये शहर डूबे डूबे से नजर क्यों आते हैं। इसकी वजह हमारे एक्सपर्ट्स ने आपके सामने बताई। बेतरतीब निर्माण, अनऑथराइज्ड निर्माण, इमारत बना दी लेकिन नाली का ख्याल नहीं रखा। सीवेज सिस्टम जो आप एक आबादी शायद 50 लाख के लिए बना था, दिल्ली शहर की आबादी आज 2-2.5 करोड़ से ऊपर बताई जाती है। तो आखिर ये सिस्टम कैसे काम करेगा? दत्ता साहब मुझे ब्रेक लेना है, उसके बाद फिर हम इस पर बात आगे कर सकते हैं। एक पॉइंट मुझे खाली रखना है। जी ठीक है, ब्रेक के बाद हम बात करने जा रहे हैं पहाड़ों की भी। पहाड़ों में इस वक्त बहुत विकराल स्थिति बनी हुई है। पहाड़ों में मकानों के बीच से, बाजारों के बीच से सैलाब आखिर क्यों बह रहा है, ये इतना पानी नुकसान क्यों कर रहा है हमारे पहाड़ों में, उसकी तस्वीरें और वजह एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र, और इस वक्त हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी बाढ़ से, बारिश से बेहाल है। चाहे शहर हो, गांव हो, पहाड़ हो, हर जगह आपको पानी, सैलाब, तबाही यही दिखाई दे रहा है। और हम इन 3 सवालों पर बात कर रहे हैं कि हमारे शहरों को आखिर क्यों, क्या हुआ, शहर हमारे क्यों डूबते डूबते दिखाई दे रहे हैं। आपको वजह बताई हमारे एक्सपर्ट्स ने। अब हम आपको जरा पहाड़ों की हालत दिखाएंगे। सबसे ज्यादा नुकसान और तबाही कहीं दिखाई दे रही है तो वो पहाड़ों में दिखाई दे रही है। पहाड़ में हर काम करना मुश्किल है, अगर मकान टूटता है तो उसे बनाना बड़ा मुश्किल है। और आप सोचिए कि पहाड़ों में बाजारों के बीच से अगर जंगल के पेड़ बहकर आने लगे तो वो कितना नुकसान करेंगे। पहाड़ों में अगर पानी ठहर कर बाढ़ जैसे हालात बनाने लगे तो आप भी सोचेंगे कि पहाड़ में पानी आखिर निकलता क्यों नहीं। इस पर हम बात करेंगे। कुछ तस्वीरें आप देखिए। सबसे पहले कि परवाणु की तस्वीर है हिमाचल प्रदेश की। ये देखिए आप किस तरीके से सैलाब बह रहा है। और जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है, पहाड़ों में भी आबादी बढ़ रही है, पहाड़ों में कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी भी बढ़ रही है, गाड़ियां भी लोगों के पास आ रही हैं, कमर्शियल व्हीकल्स खूब बढ़ गए हैं। और देखिए जब वो रास्ता रोकते हैं पानी का तो क्या होता है, कोई गाड़ी नहीं ठहर पाती, ट्रक नहीं ठहर पाते, सैलाब में सब कुछ बहता चला जाता है। मंडी की तस्वीर आपको दिखाते हैं। सैलाब से जो तबाही आई है वो देखिए, यहां सामने नजर रखिएगा जहां से पानी आ रहा है, वो देखिए सामने, यहां से पानी आता है मकानों के बीच से। और अपने साथ उसी तस्वीर पर चलिए दोबारा एक बार फिर, इससे पहले जो हम तस्वीर चला रहे थे उसी तस्वीर को आप देखेंगे एक बार फिर। ये डॉक्टर साहब, ये मैं समझना चाह रहा हूं, ये आखिर ये इतना पेड़, इतने ये ऐसा लग रहा है सारा जंगल बहकर साथ में इसके आया है, ये क्या फिनोमेना है? देखिए ये बहुत स्वाभाविक है। पहाड़ में यदि हम इस ढंग का बाढ़ को देखेंगे, 2013 को याद कीजिए, उत्तराखंड में 2013 में जो डिजास्टर हुआ था, एक नंबर तो ये बात जो हुआ है वो एक आपको तीसरे सवाल से भी जुड़ा हुआ है, जो क्लाइमेट का जो परिवर्तन हो रहा है, जलवायु का, उससे ये जुड़ा हुआ है। लेकिन उसको मैंने बाद में बात करते हैं। तो अभी यदि आप देखेंगे पहाड़ में नदी का कोई बड़ा फ्लड प्लेन नहीं होता है। पहाड़ में नदी का जो चैनल है वो बहुत नैरो होता है, पतला होता है। तो जो पानी पहाड़ में चारों तरफ गिरेगा वो उसी नदी से जाएगा। अभी पिछले काफ़ी सालों से आप देखिए जिस ढंग से ब्लास्टिंग्स पहाड़ में चल रहा है, जिस ढंग से पहाड़ों के अंदर टनलिंग चल रहा है, उसमें हिमालय, हम ये समझते नहीं है, हिमालय कोई आल्प्स व विंध्य पर्वत नहीं है, एक स्टेबल माउंटेन नहीं है। हिमालय एक यंग माउंटेन, राइजिंग माउंटेन है। वो बहुत सारे चीज़ लूज है, उठ रहा है, टूट रहा है। तो हिमालय में यदि ऊपर वाले, धरती का ऊपर वाले जो वेजिटेशन कवर, पेड़ पौधा घास, इसका कवर जैसे ही आप तोड़ेंगे, काटेंगे, वो स्लाइड करके नीचे आएगा। आप इसी वक्त यदि टेहरी डैम से रास्ता के बगल में जाएंगे, टेहरी डैम के भी नहीं, अब उत्तरकाशी के रास्ते में जाएंगे, देखेंगे टेहरी बांध, रिजर्वर का, झील का दोनों साइड में हजारों एकड़ जमीन पूरी पहाड़ खिसक के डैम में, रिजर्वर में आ गया। और ये होते रहते हैं जब भी, क्योंकि सर ठीक है, ये तो समझ में आता है कि हाँ ठीक है हम तो वो जो आपको जो जंगल
जो पहाड़ का मेरा ऊपर सवाल निकल सर ये के आ है, जाएगा। फिर आए पहली तस्वीर पर ही आए। बाढ़ आएगी, पानी ज्यादा आएगा, बारिश ज्यादा होगी, बर्फ पिघलेगी, सब समझ में आता है, लेकिन वो जो नदी का नेचुरल रास्ता है वहीं से गुजरेगा ना, वहीं वो से हमारे वो गुजरेगा। बाजारों के बीच से क्यों जा रहा है, क्योंकि वो मकानों के बीच से क्यों जा रहा मैं है? जो पहले बार बात किया था, नदी का, हर नदी का कैरिंग कैपेसिटी होता है। यदि हम नदी का कैरिंग कैपेसिटी को, नदी को नैरो करके कम कर देंगे, आप कभी भी एक टूर ले लीजिए यहाँ से उत्तरकाशी और ऊपर से गंगोत्री धराली तक, देखेंगे बहुत सारे नदी का किनारे टनलिंग करके मलबा, जिसको मलबा बोलते हैं, नदी का पार्टली हिस्सा लेके वहाँ मलबा डंप किया हुआ है। नदी इतना चौड़ा था, आज नदी हो गया यहाँ। तो जहाँ नदी नैरो होगा, ये फिजिक्स का सिंपल लॉ है, बर्नौलीज प्रिंसिपल, नदी का साइज कम होगा, नदी का गति बढ़ेगा। ठीक बात। तो जब नदी का गति बढ़ेगा, नदी का पानी का, तब वो आसपास का हिस्सा तोड़ेगा, क्योंकि उसमें टर्बुलेंस और जो मिट्टी पत्थर होता है वो एक हथौड़ी जैसे काम करेगा, तोड़ेगा। तो आसपास का जो स्लाइड है वो उसमें आएगा, और जंगल जब नीचे जहां से वो जाएगा आसपास का किनारा लेता जाएगा अपने साथ। जैसे नदी का गति बढ़ेगा, यदि आप नदी को पूरा चलने देते तो गति कम होता, आप नदी का चैनल को पातला कर दिया तो वहां पानी तेजी से जाएगा, तो वहां से ज्यादा काटेगा। एक खबर इस पीछे आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से बात की है और बारिश से जो नुकसान हुआ उसके बारे में उन्होंने अनुमान लिया है, जानकारी ली है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके साथ ही दोनों राज्यों में हर मुमकिन मदद का भरोसा भी दिया है। और ये खबर, इससे आपको अंदाजा ये लग रहा होगा कि इन दोनों पहाड़ी हमारे राज्यों में इस वक्त कैसे हालात बने हुए हैं। पहाड़ में इस वक्त बहुत नुकसान हो रहा है, खासकर हिमाचल और उत्तराखंड में, और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों मुख्यमंत्रियों से बात की है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी और उत्तराखंड के सीएम से भी। हम तस्वीर आपको जो दिखा रहे थे अभी, उसमें आपको कुछ सोलन का भी हम आगे की तस्वीर दिखाते हैं। सोलन और शिमला, अब ये अपने आप में बड़े शहर हैं, पहाड़ी इलाका जरूर है लेकिन बड़े शहर हैं, और यहाँ की हालत आप देखिए जरा, आपको क्या तस्वीरों में दिखाई देता है। बड़ी हैवी मशीनरी, ये वो मशीनरीज हैं जब कोई लैंडस्लाइड होती है, कहीं पर कोई मलबा आता है, उसको हटाने के लिए हैवी ऊंची मशीनरी का इस्तेमाल होता है। पुलों की हालत आप देख लीजिए, पानी अपने साथ पुल बहा कर ले गया है। तो ये इस वक्त आपको तस्वीर सोलन की जो है वहां से ये आती हुई दिखाई दे रही है। किन्नौर की तस्वीर आपको दिखाते हैं, हिमाचल प्रदेश की लैंडस्लाइड की तस्वीर आप देखिए जरा। अभी हमने बाढ़ की वजह तो जान ली, पानी क्यों हमारे बाजारों में और शहरी इलाकों में घुस रहा है, पहाड़ों में भी, ये भी हमने समझा। इस लैंडस्लाइड की वजह क्या है डॉक्टर दत्ता? अभी एक तस्वीर उत्तर पूर्व से आई थी, गाड़ी के ऊपर मलबा गिरा, लोगों की जान चली गई, मौत हो गई। ये रेगुलर होते रहते हैं पहाड़ में लैंडस्लाइड, सिर्फ कोई एक्स्ट्रा कोई अनयूजुअल घटना नहीं है, लैंडस्लाइड होते रहते हैं। लेकिन यदि आप पहाड़ का, जो मैंने पहले बोल रहा था, पहाड़ का ऊपर का जो ग्रीन कवर, यदि उसको कम करेंगे, यदि उसको काटेंगे, तो लैंडस्लाइड का घटना बढ़ जाएगा। दूसरा, तो क्या सड़क बनानी रोकनी पड़ेगी हमें? नहीं, रोकना नहीं चाहिए। ये बहुत पहले 2013 का घटना के बाद हमारे साथ उस टाइम जो ओनर रोल यहाँ वर्ल्ड बैंक का कंट्री डायरेक्टर थे, उनसे ये चर्चा हुआ था। मैंने बोला था ऐसे जगह में कट एंड फिल मेथड क्यों नहीं यूज़ किया जाता है? आप सरकार को ये, आप $1 बिलियन एड देने के बात कर रहे हो उत्तराखंड के एड के बाद, ये क्यों नहीं? बोलते सरकार राजी नहीं होगा क्योंकि खर्चा बढ़ जाएगा। पहाड़ में आपको प्लेन जैसे सड़क नहीं करना पड़ेगा, आपको पहाड़ को पहाड़ जैसे मानना पड़ेगा। वहाँ ब्लस्ट एंड कट ना करके कट एंड फिल मेथड, ज़्यादा फिल, ये मेथड लेना पड़ेगा। तब आपको ये जो लैंडस्लाइड है, जो पूरी सड़क धंस के नीचे जा रहा है, ये कम हो जाएगा। ज़ीरो कभी नहीं होगा, हिमालय जैसे पहाड़ में ये ज़ीरो कभी नहीं होगा, लेकिन बहुत कम हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा बचाने के लिए, हमारा पैसा थोड़ा बचे, उसी पैसा में हम ज़्यादा सड़क बना दे, बड़ा बना दे, तो हमें पहाड़ को पहाड़ जैसे, हिमालय को हिमालय जैसे मानो, उनको नेचुरल फीचर्स को समझो, और तब आप जाके वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन करो। ट्रक के ट्रक बह रहे हैं, देखिए ट्रक क्यों? आप, हम लोग ने देखा, आपने जब दिखाया, हमने 2013 से रेगुलर देखा, अर्थ मूविंग मशीनरी, जेसीबी बोलते हैं जेसीबी मशीन्स, उसको बहा के लेके चले जाते हैं। 25 टन 50 टन का पत्थर, बोल्डर, उसको ले जाते हैं। अब सर ये देखिए, अब ये पुल बना है, पुल बना है तो जाहिर है कि उसके नीचे जो कुछ भी बेस बनाना रहा होगा वो किया होगा, कंक्रीट का पुल है। एक बारिश में बह गया। अभी यहाँ तो लगता है जो कंस्ट्रक्शन में भी खामियां है, क्योंकि इस बार जो हमने पिछले साल भी देख रहे थे, चार धाम का जो ऑल वेदर रोड बोल के बनाया गया था। तो ऑल वेदर जब आप बना रहे हो,
इस ढंग का वेदर के लिए आपको तैयार होना चाहिए। उसमें बड़ा बड़ा हिस्सा टूट के पूरा नीचे चला गया, मतलब कंस्ट्रक्शन में भेजाल है, सीमेंट का जगह सैंड घुसा है, ठीक से आपको फाउंडेशन नहीं बनाया और उसमें घपला है, उसमें करप्शन है। तो ये यदि आप बंद नहीं कर पाएंगे तो आपको ये चलते रहेगा। अब जरा तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं कि आखिर ये जो हो रहा है ये केवल हिंदुस्तान में तो नहीं हो रहा है, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। आखिर ऐसा क्या है कि जो पूरा विश्व एक बेतरतीब मौसम की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? आपको बेमौसम बारिश दिखाई देती है, सर्दी के मौसम में जल्दी गर्मी आ जाती है, गर्मी के मौसम में पानी बरसता दिखाई देता है। उससे पहले जरा कुल्लू की तस्वीर आप देखिए, फिर वही बात जो मैं कह रहा था, ये आपको कुल्लू ये नदी का रास्ता तो नहीं हो सकता, बाजार के बीच में से नदी का रास्ता ऊपर दिखाई दे रहा था। ये सड़क है, ये सड़क है और सड़क के बीच में से आप देख रहे हैं कि ये सैलाब बहता हुआ इस वक्त जा रहा है। और इस किस्म से जो नुकसान होता है इसकी भरपाई करना कितना मुश्किल होता होगा, कितना वक्त उसमें लगता ये होगा। होता नहीं है। पर्टिकुलरली जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज छोटे छोटे लोगों को जाते हैं, जो बड़े होटल है, ये हमने बार बार देखा, हमने काफ़ी जगह में इसको उस टाइम काम किया इन लोगों के साथ। जो बड़े बड़े होटल और इंश्योर्ड होता है उनको कुछ मिल जाते हैं, छोटे छोटे जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होल्डर, घर है, 3 कमरा का एक गेस्ट हाउस बना लिया, वो इंश्योर भी नहीं करते हैं, तो उनको कुछ भी नहीं मिलता है। इंक्लूडिंग उनकी जमा पूंजी सब गई। उनको जो बैंक से लोन लिया है वो कभी मैक्सिमम होगा 6 महीने के लिए एक मोराटोरियम होगा, फिर उसको बैंक का पैसा भी जमा करना पड़ेगा, घर भी गया। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो उनको हर साल हो रहा है। नहीं, अभी हर साल ये बढ़ते जा रहा है। 2 कारण, एक तो मिस प्लानिंग, गलत प्लानिंग एंड गलत कंस्ट्रक्शन, दूसरा क्लाइमेट चेंज के चलते ये घटना बढ़ेगा और बढ़ते जा रहा है और बढ़ेगा। अभी आपने हिंदुस्तान की ये तस्वीर देखी, जैसा मैं आपसे कह रहा था, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है। मैं आपको अब एक ऐसी तस्वीर दिखाता हूं जिसे देखकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। स्पेन की तस्वीर, ये देखिए जरा, स्पेन की तस्वीर आप देखिए। चलती सड़क है, गाड़ियों में लोग बैठे हुए हैं और इसका मतलब साफ है कि ये लोग जब अपने घरों से निकले होंगे उस वक्त सड़क पर पानी नहीं था, नहीं तो ये आपको उस गाड़ी में बैठे नजर नहीं आते। यानी अचानक पानी आया और इतनी अचानक पानी आया कि कई लोग अपनी गाड़ियों की छत पर बैठ गए और गाड़ी जिस दिशा में जा रही थी पानी उल्टी दिशा से आया, गाड़ियों को बहा कर ले गया। छत पर लोग बैठे हुए, एक व्यक्ति गाड़ी की छत पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये तस्वीर खौफनाक तस्वीर, ये आप स्पेन की तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त। ये देखिए, और कैसे जैसे हिंदुस्तान में आप देख रहे थे ऐसे वहां भी पानी जब पूरे वेग के साथ, फुल फोर्स के साथ आता है तो गाड़ी तो उसके सामने खिलौना नजर आती है, वो अपने साथ कैसे इसको बहा कर लेकर चला जाता है। चाइना की तस्वीर देखिए, अभी हमने आपको स्पेन की तस्वीर दिखाई, यूरोप की तस्वीर, ये चाइना की तस्वीर है। चीन में भी हम ऐसी बाढ़ की तस्वीरें देखते हैं। देखिए कैसे चोंगकिंग जगह बताई गई है, ये एक 4 मंजिला इमारत है, ये कैसे आधी इमारत बह गई, अपने साथ उसको पानी बहा करके ले गया, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो चाहे यूरोप हो, चाहे हमारे एशिया का चीन हो, भारत हो, हर जगह आपको यूं ही ऐसी तस्वीरें जो है दिखाई दे रही हैं। ये हुनान स्टेट की तस्वीर है जो अभी इस वक्त आप देख रहे हैं। चीन में भारी तबाही मची हुई है पानी से, बारिश से। अब चीन तो हमसे काफी संपन्न देश है, वहां पर आप उम्मीद करते हैं कि 5 गुना संपन्न है, 5 गुना संपन्न है, तो वहां पर तो कम से कम उम्मीद की। और वहां पर हमारी तरह लोकतंत्र भी नहीं है, वहां तो डिक्टेटरशिप है, तो वहां तो कानून लागू कराना उनके लिए आसान है, उनके लिए आसान है। लेकिन तब भी ये होता है वहां पर। सर, तो क्या ये कोई वर्ल्ड फिनोमिना है? हम क्लाइमेट चेंज कहते तो रहते हैं, लेकिन शायद जुमला बन गया हमारे लिए भी। नहीं, हमारे लिए तो जुमला नहीं बना, लेकिन ये जो है लोगों तक और हमारा जो नेताओं तक सही ढंग से उनका समझ नहीं बन रहा है। क्योंकि जो साइंटिस्ट है, पिछले कम से कम 8-10 साल से उन्होंने रेड अलर्ट घोषणा कर दिया है। पिछले साल और उसके पहले साल, मतलब 21 और 22 में जो आईपीसीसी का जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट निकला था, जो आईपीसीसी एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल है, कोई रेवोल्यूशनरी ग्रुप नहीं है, सारे सरकार मिलके बनाया है। उन्होंने बोला था इट इज़ नाउ और नेवर। अभी यदि आप ये बिल्कुल चेंज नहीं करोगे अपना दिशा तो कभी भी नहीं कर पाओगे। इस ढंग का वार्निंग था, हमने सुना नहीं, हम मतलब हमारे नेताओं ने सुना नहीं। देखिए 1 डिग्री जब टेम्परेचर बढ़ते हैं तो पानी हवा में 7% ज़्यादा वेपर होता है 1 डिग्री के लिए सेल्सियस। तो वो जो 7, आप 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री समुंदर के ऊपर ज़्यादा टेम्परेचर है, वो जो 14% 20% एक्स्ट्रा पानी समुंदर से जो हवा में चढ़ा, कहीं ना कहीं तो गिरेगा। और कहाँ गिरेगा? जहाँ पहाड़ है, जब हवा आके
वायुमंडल का हवा चलते रहते हैं, हवा आके जैसे ही ऊपर उठेगा कोई भी पहाड़ में धक्का खा के ठंडा होके गिरेगा। इसीलिए आप देखिए हिमालय का फुटहिल्स में, वेस्टर्न घाट हमारे अपनी भारत की बात करें, वेस्टर्न घाट का फुटहिल्स में, ये दोनों जगह में ऐसे भयंकर बारिश और बाढ़ का घटनाएं बढ़ चुके हैं। आसाम, वेस्ट बंगाल का नॉर्दर्न हिस्सा देखिए, वहाँ बाढ़ का घटना बढ़ चुके हैं, सीवियर हो चुका है और ये बढ़ते जाएगा, क्योंकि जिस ढंग से पूरी धरती में ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, मीथेन का उत्सर्जन, ये कम होने का कोई लक्षण नहीं है। तो ये सर बढ़ते जा रहा है। क्या अनुमान है हमारा कि आने वाले माने 20, 50, 100 वर्षों के अंदर कोई एस्टिमेट है? अगर हमने नहीं रोका तो क्या होगा? हम सुनते हैं कि हीट वेव आ जाएगी, समंदर धरती को निगल जाएगा। इसका बहुत अच्छा आजकल एट्रीब्यूशन भी किस कारण है, वो एट्रीब्यूशन भी है और प्रोजेक्शन भी पहले से काफ़ी इम्प्रूव कर गया, काफ़ी अच्छा बन गया। जो एस्टिमेट है 2050 तक दक्षिण एशिया, क्योंकि भारत को आप अलग नहीं कर सकते जी। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एक ही जियोग्राफिकल क्लाइमेटोलॉजिकल हिस्सा है। दक्षिण एशिया में आज से 14 गुना हीटवेव, आज के दिन जो मानिए 15-20 साल का जो बच्चे हैं 2050 में तो जिंदा रहेगा, हम नहीं भी रहे, लेकिन उनको आज से 14 गुना ज़्यादा हीटवेव फेस करना पड़ेगा। कितने वर्षों में? 50 तक, 30 साल भी नहीं है, 2050 तक, 2050 तक, यानी 27 साल में 14 गुना गर्मी बढ़ जाएगी। 14 गुना, ये साइंटिफिक एस्टिमेट है सर। 14 गुना की जगह 12 गुना हो सकता है, 16 गुना हो सकता मैं है। कह रहा हूं सर 10 गुना भी हो अगर। हाँ, 27 साल के अंदर ये साइंटिफिक प्रोजेक्शन है। अगर हम नहीं रुके तो 2.5 से 3 गुना ज्यादा इस ढंग के बाढ़ फेस करना पड़ेगा। 2.5 से 3 गुना, 3 गुना से 4 गुना बड़े तूफान फेस करना पड़ेगा। हमने कोशिश की है कि इन तस्वीरों के जरिए ये जो संदेश जो है, जो आपने हमें हकीकत बताई हमारे शहरों की नहीं बल्कि पूरे वातावरण की, हमारे एनवायरनमेंट की, उसकी सच्चाई पहुंचे और आम जन भी सोचें कि ये सिर्फ शायद कुछ सरकारों के करने से नहीं होगा। जाहिर है सरकारों का इसमें अपना काम जरूर है करने का। बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं करूंगा डॉक्टर दत्ता आपका और डॉक्टर कृष्णा, आपने हमारा आज सहयोग किया, साथ दिया, ये जानकारी बढ़ाई हमारे दर्शकों की। बहुत शुक्रिया आपका।